Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about equalization levy, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो इक्वलाइजेशन लेवी को डिजिटल टैक्स भी कहते हैं. तो लेट अस सी द प्रोविजंस ऑफ डिजिटल टैक्स इन इंडिया. लुक, द इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू अ फाइनेंस एक्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016. इस डिजिटल टैक्स के हिसाब से 6% का टैक्स लगाया जाना था ऑन नॉन रेजिडेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, जैसे गूगल या फेसबुक. आप गूगल या फेसबुक पे देखते हैं कि बहुत सारे एड्स आते रहते हैं. तो ये सब हुए नॉन रेजिडेंट. ये हमारे देश की कंपनियां तो हैं नहीं. दीज आर नॉन रेजिडेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, और इन पे कई सारे एड्स आते रहते हैं. और इन तमाम तरह के जो एड्स हैं उन पे टैक्स लगाने का प्रोविज़न लगाया भारत सरकार ने विथ हेल्प ऑफ दिस एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2016. इसके हिसाब से 6% का टैक्स लगना था ऑन ऑल सच ट्रांजेक्शन्स हुज वर्थ इज़ मोर देन 1 लाख रुपी, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल ऑन बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन. मतलब सरल शब्दों में समझिए, गूगल एक बिजनेस है, पार्ले जी भी एक बिज़नेस है, यानी कि दोनों एक कंपनी है. अगर पार्ले जी अपना ऐड गूगल पे दिखाता है या फेसबुक पे दिखाता है और उस ऐड के लिए वो 1 लाख या उससे ज़्यादा गूगल को पे करता है, तो उस पर उसको 6% टैक्स भारत सरकार को देना होगा. अगर 1 लाख रुपए देता है तो 6,000 रुपये भारत सरकार को टैक्स की तरह देना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वलाइजेशन लेवी दैट वाज ब्रॉट अंडर फाइनेंस एक्ट 2016. तो इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स दोनों एक ही बातें हैं. इक्वलाइजेशन लेवी इज़ द टेक्निकल टर्म. तो फाइनेंस एक्ट 2016 की मदद से ये डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे ये टैक्स लाया गया था. वापस से 2020 में इस फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया गया और एक नया तरीके का डिजिटल टैक्स इंक्लूड कर दिया गया या एक्सटेंड कर दिया गया. इसको कहा जाता है इक्वलाइजेशन लेवी 2.0. इसमें जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि अमेजन वगैरह, अब तो फ्लिपकार्ट भी नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी में आएगा. तो इन तमाम नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर जो भी वो गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं उस पर 2% का टैक्स लगाने का फैसला लिया भारत सरकार ने. देखिए, नॉर्मली कैसा होता है कि आप जब दुकानों से सामान खरीदते हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर जो मॉडल होता है, यानी कि जो दुकानों से जाके सामान खरीदते हैं उस पर आपको GST देना होता है. लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता. तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फिर भारत सरकार ने इस फाइनेंस एक्ट को अमेंड करके 2020 में फैसला लिया दैट इट विल बी अप्लाइंग 2% टैक्स ऑन सच transaction, such supply of goods and services through e-commerce portal, and that will be known as equalization levy. इक्वलाइजेशन लेवी 2.0. मुद्दा यह है कि 2 तरीके के डिजिटल टैक्स हमारे देश में लगते हैं अभी तक. एक तो बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक कंपनी इन तरह के बिजनेसेस पे गूगल या फेसबुक प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड दिखाए, या दूसरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं. अब करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया और यूएस ने मिल करके फैसला लिया है. हाल फिलहाल में इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीट हुई थी. दैट वाज 12th इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम मीट दैट वाज हेल्ड ऑन 23rd नवंबर इन न्यू दिल्ली. इसमें दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिल करके फैसला लिया है कि धीरे धीरे ये इक्वलाइजेशन लेवी को हम लोग फेज आउट करेंगे, ख़त्म करेंगे, और उसको पूरी तरह से ख़त्म करना हम लोग शुरू करेंगे सिंस और फ्रॉम अपकमिंग 1 अप्रैल 2022. तो अब समझना ये ज़रूरी कि आखिर ये इक्वलाइजेशन लेवी भारत सरकार क्यों फेज आउट कर रही है, जब हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, हमें टैक्स मिल रहा है. एक बात तो तय है कि अमेरिकी सरकार जो है इस तरह के इक्वलाइजेशन लेवी को या डिजिटल टैक्स को ख़त्म करना चाहेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं वो अमेरिकन कंपनियां ही हैं. डिजिटल जाइंट्स तो अमेरिकन कंपनियां ही हैं. फेसबुक, ट्विटर, गूगल एंड व्हाट नॉट, सब तो ज़्यादातर अमेरिकन ही हैं. तो वो इस तरह के टैक्स को पसंद नहीं करेंगे. तो अमेरिका काफ़ी टाइम से इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इस तरह के टैक्स को विड्रॉ कर लीजिए. ऐसा ही एक बार 2019 में जब फ्रांस इस तरह का टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था इक्वलाइजेशन लेवी का, तो उस टाइम पे फ्रांस को धमकी तक दे दी थी अमेरिका ने. उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप उनके प्रेसिडेंट थे कि हम आपके जो शैम्पेन वाइन्स हैं उसके ऊपर अपना टैक्स बढ़ा देंगे अगर आपने ये इक्वलाइजेशन लेवी को ख़त्म नहीं किया तो. नेचुरली अमेरिका वांट सच काइंड ऑफ डिजिटल टैक्स टू बी एंडेड.
अमेरिका इंडिया को बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अब इंडिया और अमेरिका ने मिलकर के फैसला लिया है कि दे विल एंड दिस इक्वलाइजेशन लेवी फ्रॉम अपकमिंग 1 अप्रैल 2022। समझते हैं आखिर इंडिया ने ये फैसला क्यों लिया है। तो इंडिया ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ ए लार्जर एग्रीमेंट जिसका नाम है मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट अग्रीमेंट। ये जो अग्रीमेंट है ये इस साल के 8 अक्टूबर को साइन किया गया बिटवीन 136 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। इस मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट अग्रीमेंट के हिसाब से दुनिया के तमाम देशों ने मिल कर के फैसला लिया कि वो मिनिमम 15% टैक्स अपने अपने देशों में वो लगाएंगे ऑन डिजिटल कंपनीज या और भी जो भी कंपनियां हैं। इस मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स के रेट के बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि मिनिमम कॉरपोरेट रेट टैक्स अग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया 8 अक्टूबर को अलॉन्ग विथ 135 कंट्रीज़। और इस एग्रीमेंट में एक बात ये थी कि इस टैक्स के अलावा, ये जो मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स के अलावा बाकी कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स कोई भी देश डिजिटल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी अपने अपने देशों में अलग तरीके से नहीं लगाएगा। मतलब देयर विल बी नो यूनिलैटरल मेजर्स, कोई भी देश अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएगा। तो इस कानून, इस एग्रीमेंट के हिसाब से फिर हमने इस इक्वलाइजेशन लेवी जो हमारे देश में पहले से चल रहा था उसको हमने धीरे धीरे फेज आउट करने का फैसला लिया है। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर कि हमारे तरफ से हमने ये जो इक्वलाइजेशन लेवी लगा रखे थे इन दो तरीके के ट्रांजैक्शन पे, दिस वाज ए काइंड ऑफ यूनिलैटरल मेजर्स, मतलब हमारे तरफ से खुद के मेजर्स थे। लेकिन जब व्हेन वी बिकेम पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में हमने मिल करके फैसला लिया कि अपने तरफ से जिन जिन देशों ने जो भी टैक्स लगा रखा है उस टैक्स को ख़त्म कर देंगे, सिंस वी हैव नाउ अडॉप्टेड दिस इंटरनेशनल मेजर। तो क्या है ये मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स? इसको समझने से पहले What is global minimum corporate tax? Let us understand why global minimum corporate tax, आखिर क्यों। समझिए इस बात को। हमारे देश, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आई होप आपको याद आ रहा होगा जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं। हमारे देश में एक ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट हुई फ्लिपकार्ट वे बैक इन 2007। इसका हेडक्वार्टर था बैंगलोर में, बाद में शिफ्ट हो गई सिंगापुर में इन 2011। ये शिफ्ट क्यों हुई? ताकि सिंगापुर में उसको कम टैक्स देना पड़ता है। तो इंडिया के अंदर इफेक्टिव इसको 34% टैक्स देना पड़ रहा था, जबकि सिंगापुर में इसको बस 17% टैक्स देना पड़ रहा था। तो इस तरीके का अप्रोच दुनिया के बहुत सारे डिजिटल कंपनियां अपनाती हैं या अलग अलग एमएनसीज अपनाती हैं, जब वो अपना हेडक्वार्टर ऐसे देश में शिफ्ट कर देती हैं जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है। और ये देश, इनको कहा जाता है टैक्स हेवेंस। ये सोचते हैं कि चलिए हमारा क्या जाता है, अपने यहाँ पे हेडक्वार्टर खुलवा देंगे, जो भी टैक्स मिल जाए 10%, 12%, 15% जो भी मिल जाए, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब सोचिए इंडिया में ज़्यादातर ट्रांजैक्शन फ्लिपकार्ट के इंडिया में हो रहे हैं, तो भारत सरकार का इस पर टैक्स बनना चाहिए था इसके प्रॉफिट पे, लेकिन फ्लिपकार्ट ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ से शिफ्ट कर दिया सिंगापुर में। आज भी ज़्यादातर ट्रेड वो इंडिया के अंदर ही कर रहा है, लेकिन इंडियन सरकार को टैक्स ना दे करके वो सिंगापुर सरकार को टैक्स दे रहा है। इसको फ़ायदा क्या हुआ? इंडिया में रहता तो 34% टैक्स देना होता, सिंगापुर में वो बस 17% टैक्स देना पड़ रहा है इसको। तो इस कारण से दुनिया के कई सारे इस तरह के छोटे छोटे देशों ने अपने आप को टैक्स हेवन बना दिया है। वो कहते हैं दुनिया की इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, एमएनसीज़ को, कि आप आइए हमारे यहाँ पे अपना बिजनेस खोलिए, हेडक्वार्टर खोलिए, भले दुनिया में कहीं भी बिजनेस कीजिए, वहाँ पे आप कितना भी बिजनेस कीजिए, हमारे देश में छोटा सा टैक्स दे दीजिए 5%, 7%, और हमारे यहाँ पे हेडक्वार्टर रखिए। तो एक तरीका बन गया है टैक्स अवॉइडेंस का दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, कि बिज़नेस करेंगे अमेरिका में, बिज़नेस करेंगे यूरोप में, इंडिया में, और हेडक्वार्टर खोल देंगे कहीं और, क्योंकि उन छोटे छोटे देशों में टैक्स रेट कम लगता है, उनको हम लोग कहते हैं टैक्स हेवेंस। तो इस तरीके के टैक्स अवॉइडेंस के अप्रोच से बचने के लिए, इसको कम करने के लिए G7 कंट्रीज़ ने, जो इस बार की यूके में समिट हुई है G7 कंट्रीज़ की, उनमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का, कि भाई दुनिया के कोई भी देश हो वो अपने अपने देशों में, अपने अपने एरियाज़ में 15% से कम कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगा पाएंगे। ऑफ कोर्स ये तो फोर्स वो नहीं कर सकते दुनिया के तमाम देशों पे, तो धीरे धीरे G7 ने आपस में प्रपोज किया, बाद में OECD कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया। आज के टाइम में लगभग 136 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई दुनिया के कोई भी देश 15% से कम अपने अपने देशों में कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इस तरीके का ट्रांसलोकेशन ऑफ द हेडक्वार्टर नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं भी जाओ 15% तो देना ही है। तो दुनिया की जो बड़ी देशें हैं वो अपना थोड़ा टैक्स रेट कम लेकर के आएंगे, जैसे इंडिया 30% से कम होकर के 20 पे ले आएगा मान लीजिए, तो नेचुरली इस तरह के जो एमएनसीज़ हैं वो इंडिया से ट्रांसलोकेट या बड़े बड़े देशों से ट्रांसलोकेट
नहीं करेंगे। तो ये जो मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का जो अग्रीमेंट साइन किया 136 कंट्रीज़ ने, उस अग्रीमेंट का ही हिस्सा था कि भाई अब जब ये अग्रीमेंट हम लेकर के आ रहे हैं तो अपने तरफ से कोई छोटे मोटे एक्स्ट्रा टैक्स हम अब नहीं लगाएंगे जो पहले लगा रहे थे। और इसी कारण से इंडिया जो पहले से 2 तरह के इक्वलाइजेशन लेवी लगा रहा था ऑन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल सर्विसेज, उन दोनों के अब इक्वलाइजेशन लेवी को या डिजिटल टैक्स को भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वो फेज आउट करेंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about exercise dosti. I'm so sorry. Exercise dosti. This is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए करंट न्यूज़ ये है कि कोस्ट गार्ड्स की एक एक्सरसाइज होती है बिटवीन कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। इसको कहा जाता है एक्सरसाइज दोस्ती। और ये कोस्ट गार्ड की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दोस्ती बिटवीन इंडियन, श्रीलंकन एंड मालदीवियन कोस्ट गार्ड, उसकी 15th एडिशन हाल फिलहाल में चल रही है इन मालदीव। ये एक्सरसाइज दोस्ती वॉज इनिशिएटेड इन 1991 और इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। लेटर ऑन श्रीलंकन कोस्ट गार्ड ज्वाइंड इट इन 2012। मेन पर्पस एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड दोस्ती का ये है कि अब यहाँ के कोस्ट गार्ड्स को रेडी रखा जाए, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के कोस्ट गार्ड्स को रेडी रखा जाए टू मीट एनी एक्सीजेंसीज लाइक सुनामी एंड ऑल दैट। उसके अलावा कोई काउंटर पायरेसी, कोई भी पायरेसी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने के लिए जॉइंट तरीके से ड्रिल करते हैं ये तीनों देश के कोस्ट गार्ड। उसके अलावा इंडिया के लिए एक और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी हो सकता है अब इस तरह के एक्सरसाइजेस का इन इंडियन ओशन। सच एक्सरसाइजेस कुड बी सीन एज इंडियाज इनिशिएटिव टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन इंडियन ओशन। तो ये इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस हो सकता है ऑफ सच इनिशिएटिव्स। आपसे देखिए मेंस में तो कोई पूछने नहीं जा रहा कि व्हाट इज एक्सरसाइज दोस्ती। आपको इन तरह के पॉइंट्स को कहीं ना कहीं फिलर मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना होगा इन ऑर्डर टू फेच गुड मार्क्स। कि भाई जैसे आपको पता होगा, आई होप, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये एक तरह का नोशनल कॉन्सेप्ट है। चाइना इज़ बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ पोर्ट्स इन इंडियन ओशन अंडर इट्स बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब इसने कई सारे पोर्ट्स बनाए, जैसे म्यांमार में क्याकफाओ पोर्ट को बिल्ड किया है, बांग्लादेश में चिटगांग पोर्ट को बिल्ड किया है, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट को, मालदीव में माले पोर्ट को, पाकिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट को इसने बिल्ड किया है, जिबूती में तो उसका मिलिट्री बेस है ही। तो अब दुनिया के कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना थ्रू दिस पोर्ट्स इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया, जिसको उन्होंने नाम दिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इट्स अ नोशनल कॉन्सेप्ट, इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। वैसे चाइना कभी भी इसको फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करता। चाइना तो कहता है कि हम तो ये पोर्ट्स बना रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस, लेकिन दुनिया के एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इस बिजनेस के आर में, इन द गार्ब ऑफ बिजनेस, इट इज़ ऑल्सो पुटिंग स्ट्रेटजिक थ्रेट ऑन इंडिया विच हैज़ बीन नेम्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो फिर इंडियन ओशन के अलग अलग देशों के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके, इस तरह के कोऑर्डिनेशन जैसे एक्सरसाइज दोस्ती करके, वी समहाउ आर स्ट्रेंथनिंग आवर own position in Indian Ocean, and that could be seen as India's step against China's string of pearls threat for India. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article from economic segment, it is about Bharat Gaurav scheme. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view, especially from the tourism sector. तो देखिए इस स्कीम को समझने से पहले कि भारत गौरव स्कीम है क्या, पहले हमें समझना होगा इंडियन रेलवेज़ के बारे में, क्योंकि ये स्कीम इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ है। आपको एक बात पता है कि इंडियन रेलवे अभी तक 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पैसेंजर सर्विसेज यानी गुड्स सर्विसेज, कार्गो सर्विसेज जिसको हम लोग मालगाड़ी कहते हैं। अब इस भारत गौरव स्कीम की मदद से इंडियन रेलवे अब तीसरा सेगमेंट भी स्टार्ट कर रहा है, जो होगा टूरिज्म सेगमेंट। अभी तक जो भी टूरिस्ट जिनको ट्रैवल करना होता था वो इस पैसेंजर सेगमेंट में ही ट्रैवल करते थे, लेकिन अब टूरिस्ट लोगों के लिए एक अलग से सेगमेंट स्टार्ट कर रहा है इंडियन रेलवे अंडर दिस इनिशिएटिव भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत बोथ प्राइवेट एंड IRCTC विल रन ट्रेन्स इन डिफरेंट थीम बेस्ड सर्किट्स। थीम बेस्ड सर्किट्स पहले क्या है वो समझते हैं, फिर इस पे आएंगे। देखिए हमारे देश के अंदर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भारत सरकार 2014 से ही एक स्कीम चला रही है। भारत सरकार की एजेंसी या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड कल्चर 2014 से एक स्कीम चला रही है, स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है। इस स्वदेश दर्शन स्कीम में
15 थीम बेस्ड सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं हमारे देश में। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, फॉर एग्जांपल इस एरिया में कुछ टूरिस्ट लोकेशंस या स्पॉट्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसको नाम दिया जाएगा हिमालयन सर्किट। यहाँ पे हिमालयन एरिया के जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन है उनको डेवलप किया जा रहा है और इसका नाम होगा हिमालयन सर्किट। सो इट इज़ बेस्ड ऑन हिमालयन थीम। वैसे ही आप देखिए ये अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक एक सर्किट डेवलप किया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है रामायण सर्किट, क्योंकि रामायण सर्किट में वो तमाम लोकेशन है जहाँ पे भगवान राम ने अपना समय बिताया था। तो इस तरीके से अलग अलग एरियाज़ को डेवलप किया जा रहा है अंडर थीम्स, अ पर्टिकुलर थीम। इनको कहा जा रहा है थीम बेस्ड सर्किट इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म इन आवर कंट्री। इसमें टोटल 15 इस तरह के सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं, थीम बेस्ड सर्किट्स अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। और अब इन 15 थीम बेस्ड सर्किट्स में अलग अलग थीम्स में ट्रेन चलाने को अलाउ किया है इंडियन रेलवे ने टू प्राइवेट प्लेयर्स एंड IRCTC अंडर भारत गौरव स्कीम। कि भाई इस एरियाज़ में ये जैसे मान लीजिए कि स्पिरिचुअल सर्किट है, तो स्पिरिचुअल सर्किट में आप कोई भी प्राइवेट प्लेयर बोलेगा कि हम ट्रेन चलाना चाहते हैं सर फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, तो वो फिर ट्रेन चला सकता है इस एरिया में और टूरिस्ट लोगों को ये इस स्पिरिचुअल सर्किट में वो फिर टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इस तरह का एक ट्रेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बाय IRCTC जिसका नाम है रामायणा एक्सप्रेस। रामायणा एक्सप्रेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामायण सर्किट ऑलरेडी है अयोध्या से रामेश्वरम तक, तो वहाँ पे IRCTC ने ये रामायणा एक्सप्रेस चलाया है विच विल रन इन रामायणा सर्किट। इट विल ट्रैवल फ्रॉम अयोध्या टू रामेश्वरम। अगर आप इस रामायणा एक्सप्रेस का ट्रैवल पैकेज लेते हैं तो आप इसमें श्रीलंका तक भी घूम करके आ सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम the next article is taken from Assam segment. It is about important Assam cabinet decisions. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए कल आसाम कैबिनेट की मीटिंग हुई थी इन बोंगाईगांव। दिस इज़ सेकंड मीटिंग ऑफ आसाम कैबिनेट आउटसाइड गुवाहाटी अंडर आवर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब। तो इस कैबिनेट मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। पहला फैसला लिया गया रिगार्डिंग एजुकेशन सेगमेंट। तो एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है एज़ पर न्यू या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अब 10+2 स्ट्रक्चर को बदल करके 5+3+3 स्ट्रक्चर लाया जा रहा है। पहला जो 5 साल होगा दैट विल बी नोन एज प्री स्कूल, दैट विल कम अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरे जो 3 साल होंगे क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक दैट विल ऑल्सो कम अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर अगले जो 3 साल होंगे क्लास 6, 7, 8 इट विल कम अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एंड उसके बाद के जो 4 साल होंगे क्लास 9, 10, 11, 12 इट विल कम अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एंड दिस चेंज विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2023। उसके अलावा एक और नया एक बहुत ही यूनिक तरह का अनाउंसमेंट किया है असम सरकार ने, जिसके तहत असम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को आने वाला जो साल है उस साल के जनवरी महीने में 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां दी जाएंगी 6 जनवरी और 7 जनवरी को, ताकि वो अपने अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता सकें या फिर अपने इन लॉज के साथ समय बिता सकें और उनसे ब्लेसिंग्स ले सकें। उसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो तो आई होप आप सबने कल ही सुन लिया होगा। कंडीशंस फॉर अप्लाइंग इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, English or Assamese language have as a language paper या qualifying paper have been withdrawn, but with certain conditions. Conditions like Assam, the candidate must be resident of Assam, and the name of the candidate must be registered in Employment Exchange of Assam, and the candidate must be fluent in speaking Assamese or any other recognized language of Assam. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। टाइटल ऑफ रानी टू रानी कैंडेलियो वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू and Paramveer Chakra is not highest gallantry, it's Mahavir Chakra, and only member of armed forces can be selected for gallantry award. Again this is wrong, civilians can also get gallantry award. So the correct answer is option D. Which of the following country is not a founding member of OPEC? Answer will be option D, UAE. That's all from our side for today. Thanks for watching.